Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट का सेकंड वीडियो है ये। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वीडियो पहले आप देख चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल्स। Crystals. A crystal may be defined as a natural solid body bounded by smooth and plane surface, arranged in an orderly geometrically pattern which is outward expression of a regular internal atomic structure. Element of a crystal. सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिस्टल के एलिमेंट, जो भी हम पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमने छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है, एंगल, एज, फेस, इंटरफेशियल एंगल, डिस्टॉर्शन, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, तो उनके बारे में आप डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका क्रिस्टल फेसेस। अब जैसा कि हमने कहा कि यूनिट से मेड ऑफ क्रिस्टल फेसेस सराउंडेड, तो क्रिस्टल फेस क्या होती है? द क्रिस्टल आर बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस विच आर नोन एज फेसेस। जैसे आप ये एक क्रिस्टल देख रहे हो जिसमें चारों तरफ से जो फेस है या दीवार टाइप में है, उस वो है जैसे अपर, लोअर, 1, 2, 3, ये सब क्या है? आपकी फेसेस है। A crystal may have only two faces of same geometrical shape, or it may have up 48 faces of a combination of geometrical shape. सिंपल क्यूब में अगर हम देखें, क्यूब की अगर घन की बात करें तो कितनी फेसेस होंगी? क्यूब में होंगी टोटल अपर और लोअर 2 और सराउंडिंग में चारों, जो कि एक दूसरे को 90 एंगल पे कटी हुई होंगी। तो टोटल फेसेस ऑफ ए क्यूब काउंट होगी 6। तो हम कोशिश करेंगे कि क्यूब की स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कितने फेसेस या फलक होते हैं क्रिस्टल में। एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में टोटल फेसेस होते हैं 6। अब आते हैं एजेस। जहां भी एज की बात होगी तो आप ये समझ लीजिए कि जहां दो फेस मिलेगी वहां एक एज बनेगा। जैसे द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म्ड बाय एनी टू एडजेसेंट फेसेस इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एन एज। अर्थात दो फेस जहां भी अगर हम इसकी और अपर की बात करेंगे तो ये आपका एक एज होगी। ये एक एज होगी जहां टू फेसेस, याद रखना, जहां टू फेसेस बनेगी तो उनकी कॉमन या मिलने वाली लाइन क्या होगी? एज होगी। तो इसमें क्रिस्टल एज है 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बाउंड्री की 1, 2, 3, 4, तो ये 5 है ना। तो ये नंबर ऑफ एजेस। अब क्यूब की बात करें, सिंपल क्यूब की बात करें, एक घन की बात करें तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? आप बता सकते हैं? अब हम अपर बॉडी को देखते हैं, अपर फेस को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ एजेस इसकी कितनी है? 4। सेम नीचे की होगी 1, 2, 3, 4, कितनी हुई? 4, 4, 8। अब इसकी देखो, जो साइड में वॉल्स हैं उनकी 1, 2, 3, इसके पीछे होगी 4। तो टोटल 4, 4 और 4, 12 फेजेस होंगी एज की, 12 एजेस होंगी एक क्यूब की। तो नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूब कितनी होंगी? 12। तो एजेस की अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, जिस स्थान पर दो फलक मिलते हैं, अर्थात दो फलकों का प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन वाले स्थान को हम फेज एज कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह फलक का था कि वे द्विमीय तल जिनसे क्रिस्टल बंधा रहता है फेजेज कहलाते हैं। तो फेज और एज आपको समझ में आ गई होंगी। फेज कितनी होती है एज क्यूब में? एक घन में फेज कितनी होती है? 6।
और एज कितनी होती है 12। अब आ गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप ऐसा समझ सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाउंड बाय थ्री और मोर एडजेसेंट फेसेस इन ए क्रिस्टल आर कॉल्ड सॉलिड एंगल। जहाँ दो से ज़्यादा फेजेस मिलती हैं, तो आप सिंपल अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में दो से ज़्यादा फेजेस मिलेंगी कोनों पे, जहाँ एक साइड की और एक अपर की मिलके ये कोने पे एक सॉलिड एंगल बनाती है। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाउंड बाय थ्री और मोर एडजेसेंट फेसेस इन ए क्रिस्टल कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल पे आपकी तीन या तीन से अधिक फेजेस मिलती हैं, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ज्ञात करने का एक आपका सिंपल सा फॉर्मूला भी है। ये है ए इक्वल टू ई प्लस टू माइनस एफ। जहाँ एफ क्या है, नंबर ऑफ फेजेस इन ए यूनिट सेल, टू आपका टू है, ई क्या है, नंबर ऑफ फेजेस इन ए यूनिट सेल, और ए क्या है आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को ज्ञात कर सकते हैं ई नंबर ऑफ फेजेस प्लस टू माइनस माइनस एफ नंबर ऑफ फेजेस। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल का घन कोण या सॉलिड एंगल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि है वह कोण जो दो या से अधिक फलक मिलते हों, घन कोण कहलाता है या सॉलिड एंगल कहलाता है। तो ये आपको इसके ज्ञात करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका इंटरफेशियल एंगल इन ए क्रिस्टल। पेन चेंज कर लेते हैं। इन ए क्रिस्टल the angle between normal or two adjacent faces is a called interfacial angle. The interfacial angle are measured either with a contact goniometer and a reflective goniometer. अर्थात किन्हीं दो प्रतिच्छेदी फलकों से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। मान लीजिए अगर ये फलक एक फलक ये है, एक फलक ये है, अगर इनसे लंबवत रेखा खींची जाए तो जहाँ एक दूसरे को काटेंगी उसके मध्य बढ़ने वाला कोण होगा, वो आपका अंतराफलक कोण या इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम यहाँ भी इस तरह से भी करें, इस वाली फलक को आगे बढ़ाएं, इस वाली को आगे बढ़ाएं, तो इन दोनों के मध्य जो बनाएगा वो इंटरफेशियल होगा, वो इक्वल होगा इसी के। तो इंटरफेशियल एंगल आप समझ गए होंगे। अगर किसी फलक से लंबवत रेखा खींची जाए दो फलकों से, और वो जो जहाँ काटे उनके मध्य का जो कोण बनता है वो आपका इंटरफेशियल एंगल कर जाता है, या फलकों को आगे बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है वो इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। तो इंटरफेशियल एंगल की बात होगी या अंतराफलक कोण की बात होगी तो आप समझेंगे कि जहाँ दो प्रतिच्छेदी फलकों से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण अंतराफलक कोण या इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टोर्शन। कई बार डिफॉर्मेटी की वजह से यूनिट सेल की आकृति में चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको डिस्टोर्शन बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ परफेक्शन इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट समटाइम्स क्रिस्टल डेवलप फेसेस ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ शेप्स। दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटी इन शेप्स ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। अब देखिए जैसे ए है, अगर ये ऊपर से नीचे से थोड़ा कंप्रेस हो जाए या लॉन्ग हो जाए या फिर चारों तरफ हो जाए या दो फेजेस अलग अलग दिशा में हो जाए, तो ये फेजेस क्या कहलाएंगी, डिस्टोर्टेड फेसेस। सिंपल फॉर्म, अब जब बात होती है सिंपल फॉर्म, आप इस क्यूब को देख लीजिए, इसकी इक्वल ये सारी चीज़ें हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर एक भुजा का मान ए है तो सभी सिक्स जितनी भुजाएं हैं कितनी होंगी, चार ऊपर चार नीचे, नंबर ऑफ एजेस जिन्हें कहते हैं,
और उनकी लेंथ कितनी होगी, ए होगी, इक्वल होगी जो कि 12 होंगी, लगभग बराबर होंगी, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी सिंपल फॉर्म कहलाएगी। इफ अ क्रिस्टल इज बाउंडेड बाय ऑल सिमिलर लाइक फेसेस इज कॉल्ड ए सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म बात आए तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है कॉम्बिनेशन। इफ a crystal is bounded by dissimilar or unlike faces, it is called combination. Combination of different simple forms. जैसे क्यूब, ये ऑक्टाहेड्रन है, ये रोम्बिक डोडेकाहेड्रन है, ये ट्रिप, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स आर कॉम्बिनेशन। ये टेट्राहेक्साहेड्रॉन है, हेक्सो ऑक्टा हेक्स ऑक्टाहेड्रन है। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सेवंथ है आपका जोन एंड जोन एक्सेस। In many crystals, a group of faces are arranged in such a manner that their intersection edges are parallel to each other. Such as faces constitute a zone, a line which passes through the center of the crystal and lie parallel to the line of the faces interaction is called zone axis. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये लाइन अगर यहाँ से निकली हुई है, तो अब ये अगर सी है, अगर इसको मान लो एक्स अक्ष में वाई ए है, वाई अक्ष में आपके बी है, और इधर की लेंथ को आप सी माना जाए, तो ये वाई एक्स के पैरेलल है, तो इसके नाम वो लिखते पॉइंट्स लिखते टाइम 0 0 1, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई लगभग जीरो है, तो इसलिए 0 0 1 फेस कहेंगे, या जोन बोलेंगे तो 0 0 1 जोन कहेंगे, मतलब वाई जेड एक्स के समरूप। अब इसको अगर हम किसी यूनिट सेल में दिखाते हैं, जैसे ये है ए, ये बी, और सेंटर में एक बिंदु है 0 A 0 0 0, और ये सी, तो आप ए की बात करेंगे तो ए में क्या होगा, इस कंडीशन में 1 1 0, मतलब वाई और जेड के पैरेलल में वाई और जेड तो शून्य है, जबकि एक्स पे है वो 1 1 1 0 0। इसी अगर अगर कोई पॉइंट्स वाई अक्ष पे है तो उसका 0 1 0 होगा, और जेड अक्ष पे होगा तो 0 0 1 होगा। अब इनके अगर एक्स और वाई तल में है तो उसको लिखेंगे 1 1 0, और इसी तरह अगर वाई जेड तल में होगा तो 0 1 1, और एक्स और जेड तल में होगा तो 1 0 1। तो इस तरह से आप जोन एक्सेस डायग्राम और उनके बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, अगर ये in order to describe the phases and symmetry of a crystal, a set of 3 or 4 references axes established. These imaginary references line are called crystallographic axes. Uh, while fixing a crystal in its study position with reference to crystallographic axis, it is important to align it in such a way that one of the axes run front to back from the observer, any other run right to left, one is passing from top to bottom of the crystal. दूसरे शब्दों में आप कहेंगे क्रिस्टल एक त्रिविम संरचना है, अतः इसकी व्याख्या करने के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि क्रिस्टल में कैसे भी पकड़ा जा सकता है, इसकी किसी भी अक्ष को एक्स और उसके सापेक्ष लंबवत 2 अक्षों को वाई व जेड मान सकते हैं। माना अगर इधर पेन लीजिए, आप पेन से समझने में आपको आसानी होगी। अगर ये आपकी एक्स अक्ष है तो ये आपकी माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरह बी पर वाई अक्ष है जो प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में, तो माइनस बी पे माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेगा। सी है तो ये प्लस जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो माइनस सी माइनस जेड को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि एक्स वाई जेड कोई सी भी एक दिशा है, जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्स माने, इसको वाई एक्स वाई माने, इसको जेड माने, आप किसी को भी एक्स मान लें
और उसके संबंधित लंबवत दो एक्सेस को अब वाई व जेड मान सकते हैं। तो क्रिस्टल को समझाने के लिए त्रिविम एक्सेस या रेफरेंस एक्सेस की आवश्यकता पड़ती है। अब रही बात, जैसे अब एक्स और वाई के मध्य बनने वाले कोणों को लगभग आप क्या कहेंगे, अल्फा, और वाई जेड के मध्य बनने वाले कोण को बीटा, और एक्स और जेड के मध्य बनने वाले कोण को गामा से डिस्क्राइब करते हैं। एक्स अक्ष पर कोई अंतःखंड होगा तो उसको स्मॉल ए से, वाई पे होगा तो बी से, और जेड अक्ष पे होगा तो उसको सी से जनरली डिफाइन करते हैं। और अगर एक्स और वाई के तल में कोई एंगल बन रहा है तो उसको अल्फा से, ऐसी तरफ बीटा से, तो इनके अक्षों के मध्य बनने वाले एंगल को अल्फा बीटा गामा से डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब एक अब आता है एक्सियल रेशो। इट इज रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस इन ए गिवन क्रिस्टल सिस्टम एंड ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दैट क्रिस्टल। इसको बाद में डिस्क्राइब कर देंगे आपको, सिंपल ए बी सी। यूनिट सेल, यूनिट सेल इज ए टीनी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल। मतलब सूक्ष्म या सबसे छोटी सेल किसी भी क्रिस्टल की जो उसके पूरी तरह से डिफाइन कर सके उसकी उसकी स्ट्रक्चर को, वो यूनिट सेल कहलाती है। ईच क्रिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ सच ए यूनिट सेल। इन ईच यूनिट सेल देयर इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स लिंक्ड इन ए फिक्स्ड स्पेशियल रिलेशन टू वन अदर। यूनिट सेल represent this smallest volume which possess all the फिजिकल है PHY कर लेने से, और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, डिफरेंट मिनरल्स स्पीसीज एवं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब आता है सिमेट्री। हालांकि सिमेट्री के बारे में आपको डिटेल से क्यूबिक सिमेट्री के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में आपको एक जनरल आइडिया इस वीडियो में दिया जाएगा। जैसे द फेसेस एजेस solid angle in a crystal occur with some regularity. This is known as symmetry. Symmetry is a property of fundamental importance of a crystal. It can be studied with a reference of three different characters commonly called elephants of symmetry. Elephant नहीं है, ये element है, element of symmetry. These are, first है आपका plane of symmetry, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक जनरल आइडिया आपको इसके बारे में बता है, सममिति और सममिति के तत्व है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा काल्पनिक प्लेन जो किसी भी सेल को, यूनिट सेल को दो बराबर भागों में डिवाइड करे या क्रिस्टल को बराबर दो भागों में बांटे करे, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। A plane symmetry is an imaginary plane which divide a crystal into two halves. Each of which is the mirror image of each other. जैसे अगर एक क्यूब की बात करें तो एक एजेस के मध्य से, आमने सामने की एजेस के मध्य से गुजरने वाला कोई अगर प्लेन लें तो वो क्या करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब कितने प्लेन हो सकते हैं, अगर हम एजेस के मध्य से निकलने वाले प्लेन लेंगे 1 2 3, तो 3 तो ये हो जाएंगे आपके इस तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एक डायगोनल हो जाएगा, विकर्णों के मध्य से अगर कोई प्लेन निकल रहा है तब भी वो उसको टू हाफ में बांटेगा। तो चूंकि आपके पास में ऐसे प्लेन की संख्या कितनी होनी चाहिए, अगर हम ऊपर वाले एरिया को ले लें तो 1 2, साइड वाले को लेंगे 1 2, इसी तरह नीचे से और ऊपर वाले को लेंगे तो 2। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर डायगोनल की बात करें तो 6, और प्लेन की बात करें तो
3, तो टोटल कितनी हो गई? 3 + 6 9 होंगे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इट इज इमेजिनरी लाइन थ्रू क्रिस्टल, ऐसी काल्पनिक अक्ष जिसके सापेक्ष अगर क्रिस्टल को रोटेट किया जाए तो वो अपनी उसी स्थिति में वापस लौटे, और जितनी बार लौटेगा वो उसकी फोल्ड ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे आप डेफिनेशन रीड कर लें एक बार। इट इज इमेजिनरी लाइन थ्रू क्रिस्टल अबाउट विच crystal rotated, it gives observe exactly the same view more than once in a single rotation। जैसे आप एक अगर सेंटर में से, प्लेन के सेंटर से गुजारें, तो आप इसको 90 एंगल पे घुमाने पर सेम स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। इसी तरफ अगर 90 पे 4 टाइम्स घुमाएंगे तो 4 बार है, तो ये C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। अगर हम आमने सामने वाले सॉलिड एंगल ले लें और उसके साथ रोटेट कराएं तो भी आपको एक से ज़्यादा आकृति प्राप्त होंगी। और इसी तरह अगर हम एजेस के मध्य से आमने सामने वाले से निकालेंगे तो वो भी आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्राप्त होंगी। इसकी डिटेल स्टडी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थर्ड है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसे काल्पनिक बिंदु जिसके जिससे समान दूरी पर वो क्रिस्टल के समान भागों को छूता हो तो वो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ए क्रिस्टल इज सेड टू possess a center of symmetry if on passing in imaginary line form some definite face, edges and corner, one side of crystal through its center, another exactly similar faces, edges or corner is found on the other side at an equal distance from the center. The cube of and octahedron possess a center of symmetry. A tetrahedron does not. Many crystals have no plane axis of symmetry but do possess center of symmetry। तो अर्थात एक क्यूब में कितनी होगी आपके? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इसको डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स, और क्यूब के लिए टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट को आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।